नमस्कार, मेरा नाम है अंकित पांडे। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस पर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और जिस बुक के साथ हम लोग ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रम। यूनिट फर्स्ट सोर्सेस एंड अप्रोचेस और चैप्टर 1 सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज करेंगे पार्ट 2 और कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम ये चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पार्ट 2। तो तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बनाते रहिएगा। शुरुआत करते हैं कि कैसे बायोग्राफीज, मेमोयर्स और ट्रैवल अकाउंट्स जो लोगों द्वारा लिखे गए वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेस की तरह मदद करते हैं। आइए पढ़ते हैं। Many travelers, traders, missionaries and civil servants who came to India have left accounts of their experiences and their impressions on various parts of India। जो ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज और सिविल सर्वेंट्स इंडिया में आए वो यहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं और अपनी इस सोसाइटी के बारे में जानते हैं और फिर अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है ना, लिख के रिटन फॉर्म में या स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो भी हमारे लिए एक सोर्स की तरह ही काम करता है। एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप among these writers was that of missionaries who wrote to encourage their respective societies to send more missionaries to India for the purpose of evangelizing its inhabitants। तो क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए और भी ज़्यादा मिशनरीज़ को भेजने के लिए मिशनरीज़ के जो ग्रुप्स यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी मौजूद थे उन्होंने भी इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, जिससे वो अपने जो उनकी सोसाइटी है उसको इंस्पायर कर सके कि वो और भी ज़्यादा मिशनरीज़ इंडिया में भेजें ताकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को और ज़्यादा फैलाया जा सके। यहाँ तक समझ आया? आगे चलते हैं। इन दिस जैनर बिशप्स हैबर्स जर्नल एंड एबेस डुबॉइज हिंदू मैनर्स एंड कस्टम प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन पावर्स एंड राइज ऑफ द ब्रिटिश। तो इनका कहना है कि इन सब में जो बिशप हैबर्स की जर्नल है और एबे डुबॉइस की जो हिंदू मैनर्स एंड कस्टम्स है वो हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उस टाइम की देती है, उस टाइम की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ की देती है इंडिया के, जब इंडियन पावर जो थी वो उनका डिक्लाइन हो रहा था और जो ब्रिटिश पावर थी उसका राइज हो रहा था इंडिया में। तो उस वक्त की काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमको इन दो सोर्सेज से मिलती है। सम ऑफ द फेमस ब्रिटिश ट्रेवलर्स हु रोट ट्रेवल अकाउंट्स वर जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हाइने, जेम्स बर्निस नैरेटिव विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंधे जिन्होंने लिखा, एलेक्जेंडर बर्निस जिन्होंने ट्रेवलर्स इनटू द बोखारा नाम से अपना एक ट्रेवल अकाउंट लिखा, C.J.C. डेविडसन जिन्होंने डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया ये लिखा, एंड जॉन बटलर ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ आसाम। तो ये कुछ फेमस ब्रिटिश ट्रेवलर्स हैं जिन्होंने अपने ट्रेवल अकाउंट्स इंडिया में लिखे। नाम याद रखना है आपको, जॉर्ज फॉस्टर, बेंजामिन हाइने, जेम्स बर्निस, और इनकी जो इम्पॉर्टेंट जो जिन लोगों के जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं उनके नाम भी दिए हैं, वो भी आपको याद रखना। नैरेटिव टू अ विजिट ऑफ कोर्ट ऑफ सिंधे, तो जेम्स बर्निस जो कोर्ट सिंधे की कोर्ट में गए है ना, वहाँ पे सिंधे की जो सभा लगी वहाँ पे वो उनको वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एलेक्जेंडर बर्निस जिन्होंने बुखारा में जो ट्रैवल किया उसके बारे में लिखते हैं। C.J.C. डेविडसन जिन्होंने अपर इंडिया के ट्रेवल्स और एडवेंचर्स के बारे में लिखा है ना। जॉन बटलर जिन्होंने आसाम के बारे में लिखा। तो ये सब आपको याद रखना है। फेमस नॉन ब्रिटिश ट्रेवलर्स हु रोट अबाउट इंडिया इंक्लूड विक्टर जैकमेंट, लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग अ जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियन ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर 1828, 1829, 1830 एंड 1831। बैरन चार्ल्स जिन्होंने ट्रेवल्स एंड पंजाब, एंड विलियम मूरक्राफ्ट। ठीक है, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। विक्टर जैकमेंट जिन्होंने लेटर्स फ्रॉम इंडिया जहाँ पे उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया है ना ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर, जब उन्होंने इंडिया, तिब्बत, लाहौर और कश्मीर को 1821, 1829 और 1830 और 1831 के टाइम पे विजिट किया और वहाँ के अपने एडवेंचर्स वगैरह के बारे में बताया। साथ ही साथ बैरन चार्ल्स जिन्होंने कश्मीर और पंजाब के बारे में लिखा, और विलियम मूरक्राफ्ट के बारे में आपको याद रखना है। ये नॉन ब्रिटिश ट्रेवलर्स हैं जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। These travel accounts are indispensable and generally reliable source for constructing the history of modern India। तो आप याद रखना है, इनको हम छोड़ नहीं सकते या इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिलायबल सोर्स बन जाते हैं हमारी हिस्ट्री को, है ना, हिस्ट्री को समझाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की कि ये किस तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए सोर्स की तरह काम करते हैं, हमको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स ऑफ 19th and 20th century published in English as well as in different vernacular language from the important and authentic source of information from the construction of हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनका कहना है कि न्यूज़पेपर्स और जर्नल जो 19th और 20th सेंचुरी के बीच में जो इंग्लिश में और साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं में जो हमारे यहाँ की लोकल भाषाएं थी उनमें जो उन लैंग्वेजेस में जो हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स पब्लिश किए गए वो भी हमारे लिए एक ऑथेंटिक सोर्स बन जाते हैं हिस्ट्री को क्रिएट करने में। ठीक है। The first attempt to publish newspapers in India were made by the disgruntled employees of the East India Company who sought to expose the malpractices of private trade। तो जो पहला अटेम्प्ट किया गया न्यूज़पेपर पब्लिश करने का इंडिया में, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो असंतुष्ट एम्प्लॉयज़ थे, असंतुष्ट जो कर्मचारी थे, जो उनको एक्सपोज करना चाहते थे, जो उनके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर प्राइवेट ट्रेड की मेल प्रैक्टिस हो रही थी, है ना, उसको एक्सपोज करने के लिए शुरुआत की गई। वो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया इंडिया में न्यूज़पेपर पब्लिश करने का। फॉर इंस्टेंस इन 1776 विलियम बोल्ट्स बीइंग सेंसर्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट ट्रेडिंग रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी एंड अनाउंस हिज इंटेंशन टू पब्लिश अ न्यूज़पेपर। तो एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि 1776 में एक कर्मचारी जिनका नाम था विलियम बोल्ट्स, उनको प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बैन कर दिया, कंपनी से रिज़ाइन देना पड़ा उनको। तो उन्होंने रिज़ाइन किया और वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया कि अब वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे। द ऑफिशियल रिस्पॉन्स टू बोल्ड स्कीम वॉज स्ट्रॉन्ग एंड द प्लान एंडेड बिफोर द मटेरियलाइजिंग। तो आपके जो याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो अपोजिशन हुआ है ना ये न्यूज़पेपर पब्लिश करने का या उनको एक्सपोज करने का, तो इनका जो प्लान था विलियम बोल्ट्स का वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। In 1780, James Augustus Hickey published the first newspaper in India entitled the Bengal Gazette and Calcutta General Advertiser। तो आपको याद रखना है कि 1780 में इंडिया का पहला जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा, उसका नाम क्या है? बंगाल गजट। नोट करना है आपको, बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1780 में पहला न्यूज़पेपर आता है जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा, नाम क्या है? द बंगाल गजट। Hickey's press was seized within 2 years owing to his outspoken criticism of government officials। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए हिक्की की जो प्रेस थी, है ना, उसको केवल 2 सालों के अंदर सीज कर दिया गया। Afterwards, many publications appeared such as the Calcutta Gazette 1784, the Madras Courier 1788 and the Bombay Herald 1789। तो इसके बाद उनका कहना है कि हिक्की के बाद कई सारे पब्लिकेशंस आए, जैसे कि कलकत्ता गजट जो 1784 में आता है, द मद्रास कोरियर जो 1788 में आता है और बॉम्बे हेराल्ड जो 1789 में आता है। The newspapers and journals of early period primarily aimed at catering to the intellectual and entertainment of the Europeans and Anglo-Indians। तो शुरुआत आपको याद रखना है कि जो शुरुआती दौर में जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स बने, तो आपको दिख रहा होगा कि हिक्की ने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, तो उनका प्रेस सीज कर दिया गया। तो शुरुआत में जो भी न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स छापे गए जिनको अनुमति मिली कि हाँ आप पब्लिश कर सकते हैं, आपको केवल ये याद रखना है कि वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए, यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस जो थे उनको उनके एंटरटेनमेंट के लिए ही उनको केवल पब्लिश किया गया। ओके। फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century many powerful newspapers appeared, edited, published by distinguished and fearless journalists। Interestingly, nearly 1/3 of the founding fathers of the Indian National Congress in 1885 were journalists। तो याद रखना है कि सेकेंड हाफ जो था 19th सेंचुरी का, है ना, तो सेकेंड हाफ में 19th सेंचुरी के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे पावरफुल न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए, बहुत सारे फेमस और फेयरलेस जर्नलिस्ट के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से डरते नहीं थे। आपको ये भी याद रखना है कि इंटरेस्टिंगली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आपको याद रखना है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, है ना। तो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, आपको याद रखना है कि उसका 1/3 जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने उसको बनाया था, उसमें से करीब 1/3 जो लोग थे वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सम ऑफ देयर पब्लिकेशंस वर द हिंदू एंड स्वदेश मित्रम अंडर द एडिटरशिप ऑफ जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी एंड माराठा अंडर द बाल गंगाधर तिलक, बंगाली अंडर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अमृता बाजार पत्रिका अंडर शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, सुधारक अंडर गोपाल गणेश आगरकर, इंडियन मिरर अंडर NN सेन,
वॉइस ऑफ इंडिया अंडर दादा भाई नौरोजी एंड हिंदुस्तान एंड एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा। तो बात करें कुछ फेमस न्यूज़पेपर्स की, तो द हिंदू और स्वदेश मित्रम। द हिंदू आज आप लोग पढ़ते ही हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा ये शुरू किया गया दोनों न्यूज़पेपर्स। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा शुरू किया गया। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका आपको याद रखना है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा ये शुरू किया गया। सुधारक आपको याद रखना है, गोपाल गणेश आगरकर द्वारा शुरू किया गया। इंडियन मिरर ये एन सेन द्वारा शुरू किया गया। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और हिंदुस्तान एंड एडवोकेट ये दोनों शुरू किया गया अंडर जीपी वर्मा। तो ये आपको याद रखना है कि किसने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया, याद रखना है, नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रिब्यून एंड अकबरियम इन पंजाब, इंदु प्रकाश, दैनिक प्रकाश, काल इन गुजराती इन बॉम्बे, सोम प्रकाश, बगानीवासी एंड साधारणी इन बंगाल वर अदर नोटेड न्यूज़पेपर ऑफ द टाइम। तो आपको याद रखना है कि ट्रिब्यून ये द ट्रिब्यून के नाम से और अकबरियम के नाम से दो न्यूज़पेपर पंजाब में फेमस हुए। इंदु प्रकाश, दैनिक प्रकाश, काल और गुजराती ये जो पेपर्स हैं 3-4 ये बॉम्बे में फेमस थे काफ़ी। और सोम प्रकाश, बगानीवासी और साधारणी ये 3 न्यूज़पेपर जो थे वो बंगाल में पब्लिश किए जाते थे, जो फेमस न्यूज़पेपर्स की लिस्ट में आते थे। इंडियन नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज लिविंग अब्रॉड पब्लिश न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, जैसे इंडियन सोशोलॉजिस्ट। तो आपको याद रखना कि बाहर रहने वाले जो क्रांतिकारी लोग थे, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर पब्लिश किए विदेशों में, है ना। तो आपको याद रखना है कि जैसे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये स्टार्ट किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में। वंदे मातरम मैडम कामा द्वारा पेरिस में शुरुआत की गई इसकी। तलवार आपको याद रखना है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन में शुरू किया गया। एंड गदर आपको याद रखना है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा स्टार्ट किया गया। टू इन्फ्यूज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस लिविंग अब्रोड। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय मूल के जो लोग बाहरी देशों में रह रहे थे, उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना को जागृत करने के लिए, उनको नेशनलिस्ट बनाने के लिए, उनको राष्ट्रवादी और देश प्रेम सिखाने के लिए ये पेपर्स स्टार्ट किए गए बाहरी देशों में। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। न्यूज़पेपर्स डिपिक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया फ्रॉम अराउंड द 1870s ऑनवर्ड्स। कहने का मतलब ये कि 1870 के बाद जो भी न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाते थे वो लगभग समाज में हो रही सभी घटनाओं को अपने अंदर शामिल करते थे। From 1920s onwards, newspapers tracked the major events during the freedom struggle. However, newspapers' accounts cannot be seen as unprejudiced or completely objective. तो इसके बाद क्या होता है कि 1920s के बाद जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं तो वो लगभग जो फ्रीडम स्ट्रगल होती है उससे जुड़ी हर खबर को अपने अंदर शामिल करते हैं। मतलब हर खबर अब अखबारों में पढ़ने को मिल जाती है कि क्या क्या घटनाएं फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हो रही थी। साथ ही साथ ये भी कहना है इनका कि जो भी अखबार छापे गए उनमें दी गई जानकारी को हम कम्प्लीटली ऐसा नहीं मान सकते कि वो सारी चीज़ें वो सत्य थी, है ना। कुछ चीज़ें वो बढ़ा चढ़ा के भी बताई गई हैं या कुछ कम बताया गया है, तो कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि हाँ जो भी न्यूज़पेपर्स में लिखा है वो सही ही होगा। इसके बाद अगर बात करें तो द अकाउंट्स दैट वर पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर इन लंदन बाय द प्रो ब्रिटिश राज पीपल वर बाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द रिपोर्ट इन एन इंडियन नेशनलिस्ट पेपर। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो ब्रिटिश को सपोर्ट करने वाले जो जर्नलिस्ट होंगे उनके पेपर्स और जो नेशनलिज्म, जो इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाले, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट होंगे, उनके जो मैटर होंगे न्यूज़पेपर में उनमें बहुत ज़्यादा गैप होगा, है ना। साधारण सी बात है कि जो ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा वो ब्रिटिश को अच्छा दिखाएगा और जो यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने वाले लोग थे वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, है ना, वो अच्छे तरीके से दिखाएंगे। तो ये तो न्यूज़पेपर में देखने को मिलता था, ठीक है। अब बात करते हैं ओरल एविडेंसेस की। ओरल हिस्ट्री रिफर्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ नॉन रिटन सोर्सेज, फॉर इंस्टेंस पर्सनल रेमिसेंस। तो ओरल हिस्ट्री जो होती है, याद रखिएगा कि ओरल एविडेंसेस में हम ऐसे सोर्सेज की बात करेंगे जो लिखे नहीं गए हैं, है ना। जैसे किसी के द्वारा कहे गए जो स्टेटमेंट हैं, पार्लियामेंट में हो रही बहस के हिस्से हैं, तो वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आने वाली जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिटन ये नहीं है। ओरल सोर्सेस अलाउज हिस्टोरियंस टू ब्रॉडन द बाउंड्रीज ऑफ देयर डिसिप्लिन, यानी कि अपनी नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, है ना, अपनी नॉलेज को और बढ़ाने के लिए, एंड कोरोबरेट देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री,
तो और भी जो सोर्सेस हैं उन सोर्सेस के साथ अपनी वैलिडिटी प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम सही हैं, और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम उन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, है ना। सुना होगा ना आपने कभी कभी कि लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ओरल एविडेंस कहते हैं कि जो रिटन फॉर्म में हमारे पास मौजूद नहीं है, पर कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसा है कि उन्होंने ऐसा कहा था। तो हाउ एवर मेनी हिस्टोरियंस रिमेन सेप्टिकल ऑफ द वेरासिटी ऑफ द ओरल हिस्ट्री। तो कई लोगों का मानना ये भी है कि कई हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं कि ये जो ओरल हिस्ट्री है इन पे भरोसा पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा था ना, कि न्यूज़पेपर पे पूरी तरीके से हम आश्रित नहीं रह सकते, पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उसी तरीके से हम ओरल एविडेंस के ऊपर भी पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि उस वक्त जिस इंसान ने ये बोला या किया वो ऐसा सही होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है कि ओरल एविडेंसेस के ऊपर भी हम पूरी तरीके से आश्रित नहीं हो सकते, पर हाँ कुछ जानकारी ये ओरल एविडेंसेस हमको देते हैं उस टाइम की। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्रिएटिव लिटरेचर की। द मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द इंडो यूरोपियन कॉन्टैक्ट वॉज द लिटरेरी जेनर ऑफ द नॉवल विच इमर्ज इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। क्रिएटिव लिटरेचर में ये बात करते हैं नॉवल की, और नॉवल लिखना का लगभग जो उसका कंप्लीट जो इमर्जेंस जो हुआ वो हुआ 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में। लेटर हाफ का मतलब जो बाद वाला हिस्सा है 1850 के बाद वाला, ठीक है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दैट पीरियड वॉज बंगाली नॉवलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, टाइम पीरियड 1838 से लेके 1894 तक। हिज नॉवल आर मोस्टली हिस्टोरिकल, द बेस्ट नोन एमंग देम बीइंग आनंदमठ, जब उन्होंने लिखा 1882 में, नोटेड फॉर हिज पावरफुल लिरिक वंदे मातरम एंड डिपिक्शन ऑफ द सन्यासी रिवॉल्ट 1760s। तो आपको याद रखना है कि इस टाइम के सबसे अच्छे जो नॉवलिस्ट हुए, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पहले नॉवलिस्ट हुए वो थे बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने एक किताब लिखी, एक नॉवल लिखा जिसका नाम था आनंदमठ, है ना, जो उन्होंने लिखी कब 1882 में। 1882 में उन्होंने आनंदमठ लिखी। आपको याद रखना है आनंदमठ में दो चीज़ें मिलती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट भी करिएगा। वंदे मातरम, है ना, जो हमारा नेशनल जो सॉन्ग है ना, वंदे मातरम, वो भी यहाँ से लिया गया है। और सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में जो जिक्र मिलता है वो भी हमको आनंदमठ से देखने को मिलता है। हिज लास्ट नॉवल राजसिम्हा कैन बी कॉल्ड एज द ग्रैंड फिनाले ऑफ हिज रिमार्केबल करियर। तो उनका करियर खत्म होता है कब, जब वो लास्ट नॉवल उनका लिखते हैं राजसिम्हा, ठीक है। तो आनंदमठ उनका सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल था। वंदे मातरम और सन्यासी रिवॉल्ट का जिक्र आपको याद रखना है कौन सी बुक से मिलता है, तो आनंदमठ से मिलता है। लिखा गया किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। चलें आगे, ओके। आगे बात करें तो इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1853 से लेकर 1912 तक इनका टाइम पीरियड है। वॉज अ फाइन स्कॉलर ऑफ मिडिवल गुजराती लिटरेरी हिस्ट्री। तो आपको याद रखना है गुजराती ये राइटर हैं। इन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम था हिंद आने ब्रिटानिया, है ना। वो वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवल विथ पॉलिटिकल आउटटोन, ठीक है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है इनके राइटिंग से। तो आपको याद रखना है इच्छाराम सूर्यराम देसाई कहाँ के थे, गुजराती ये नॉवलिस्ट थे। तमिल राइटर्स की बात करेंगे तो गिरिजा देवी और राम तीर्थम्मल। गिरिजा देवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था मोहन राजानी 1931 में, और राम तीर्थम्मल ने जो किताब लिखी वो था दशीकालीन मोसावलाई, ठीक है। दशीकालीन मोसावलाई वो लिखी कब, 1936 में। इन दोनों बुक का भी नाम आपको याद रखना है, नोट करके रखिएगा। तो उस वक्त की जो सोशल कस्टम, जो भी सोशल चीज़ें चल रही थी, सामाजिक चीज़ें, सामाजिक घटनाएं हो रही थी, उनके बारे में अगर अच्छी जानकारी जाननी हो तो ये दो तमिल राइटर्स की बुक अच्छी है ना। तो इन्होंने अच्छे से इसके बारे में लिखा है। तो यहाँ आपको याद रखना है इच्छाराम सूर्यराम देसाई, उसके बाद गिरिजा देवी और राम तीर्थम्मल, ठीक है। इच्छाराम सूर्यराम देसाई कहाँ के हैं, गुजरात के, और ये दोनों नीचे गिरिजा देवी और राम तीर्थम्मल आपको याद रखना है तमिल राइटर्स हैं। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करेंगे तो जीवी कृष्ण राव की एक बुक है जिसका नाम है किलू बोमालू। किलू बोमालू का मतलब होता है द पपेट्स, जो उन्होंने लिखी 1956 में। कौन सी लैंग्वेज में लिखी, तो तेलुगु में लिखी। तो जो रूरल पीपल होते हैं उनके बिहेवियर और मोरल एस्पेक्ट्स के बारे में ये बुक लिखी गई है ना, जीवी कृष्ण राव द्वारा। उसके बाद अगर बात करें तो वाइकम मोहम्मद बाशिर, इनका टाइम पीरियड 1910 से लेकर 1994 तक, वॉज वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स इन मलयालम। तो मलयालम लैंग्वेज के राइटर थे वाइकम मोहम्मद बशीर। उनकी एक फेमस बुक जिसका नाम था बाल्यकाल सखी, है ना, याद रखना है आपको। एक ट्रेजिक लव स्टोरी है। तो बाल्यकाल सखी का मतलब द चाइल्डहुड फ्रेंड्स, 1944 में ये बुक लिखी गई। तो ये इन दोनों का भी नाम आपको याद रखना है, जीवी कृष्ण राव। उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था किलू बोमालू,
किलू मालू का मतलब द पपेट्स, ठीक है। और वाइकाम मोहम्मद बासिर ने जो किताब लिखी इसका नाम था बाल्यकाल सखी, उसका मतलब क्या होता है, द चाइल्डहुड फ्रेंड्स। वो आपको याद रखना है। जीवी कृष्ण राव की जो बुक है वो रूरल पीपल के जो बिहेवियर है उसके बारे में जानकारी देती है, और वाइकाम मोहम्मद बासिर की बाल्यकाल सखी एक लव स्टोरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सिमिलरली Tadaki Shivshankar Pillai became prominent for his two extremely well written works in Malayalam, Totiyude Makan जिसका मतलब था सन ऑफ द स्कैवेंजर, 1948 में ये बुक लिखी गई, और चिमिन जिसका मतलब था श्रिम्प्स, श्रिम्प्स का मतलब होता है झींगा, है ना, 1956 में लिखी गई। तो आपको ये भी याद रखना है, टाकाजी शिवशंकर पिल्लई, इन्होंने ये मलयालम के राइटर हैं, और इनकी दो इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम है टोटीयुद्दे मकान, है ना, उसका मतलब होता है सन ऑफ अ स्कैवेंजर, 1948 में लिखी गई, और चिमिन जिसका मतलब होता है श्रिम्प, ये लिखी गई 1956 में। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स एंड सोशल आउटलुक्स, ऑल these writers shared a strong sense of realism and deep interest in the life of marginalized and oppressed section of the society। तो अब क्या रखना है कि अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोण, इन सब से अलग होने के बावजूद इन लोगों ने, जितने भी राइटर्स हैं, इन लोगों ने सच्चाई को दिखाने की कोशिश की, जो समाज में उस वक्त जो जो लोगों के साथ हो रहा था, भारत के लोग जो दुर्व्यवहार सह रहे थे, उसके बारे में ये नॉवेल्स या लिखी गई किताबें अच्छे तरीके से समझाती हैं। दिस नॉवेल्स गिव अ पिक्चर ऑफ सोशल वैल्यू ऑफ द डे दे रिलेट टू। तो जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था के अंदर वो थी, और जिस तरह के कार्यों के साथ वो लिखी गई किताबें थी, वो हमारे अलग अलग समाज की अलग अलग स्थिति को दर्शाती थी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं पेंटिंग्स की। सम इंफॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेंटिंग्स ऑफ दैट पीरियड। तो अब क्या रखना है कि कुछ जानकारी हमको उस वक्त के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जो जीवन था उसकी जानकारी हमको उस टाइम पे बनी कुछ पेंटिंग से देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ जानकारी हमको पेंटिंग से मिलती है। द कंपनी पेंटिंग्स ऑल्सो रिफर्ड एज पटना कलाम इमर्ज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में एक नई तरह की पेंटिंग उभर के आती है जिसका नाम होता है पटना कलाम। दे पिक्चराइज द पीपल एंड सीन्स एज दे एग्जिस्टेड एट द टाइम। तो उन लोगों का जो पेंटिंग होता था उसमें लोग और जो उस समय की जो घटनाएं होती थी उनके बारे में, है ना, जो भी दृश्य होते थे उनको उन पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। तो याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिस पेंटिंग का संरक्षण किया गया उसका नाम था पटना कलाम। आगे चलिए। ट्रेड्स, फेस्टिवल्स, डांसेस एंड अटायर ऑफ द पीपल आर विजिबल इन दिस वर्क्स। तो जो भी पेंटिंग्स बनती थी उनमें ट्रेड दिखाया जाता था, लोगों के द्वारा मनाए गए त्यौहार दिखाए जाते थे, उनके डांसेस और उनके जो पोशाक होते थे, जो कपड़े वो पहनते थे, वो भी इन पेंटिंग्स में दिखाए जाते थे। कंपनी पेंटिंग्स कंटिन्यूड टू बी पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी इन इंडिया इन द 1840s। तो आपको याद रखना है कि 19th सेंचुरी में तब तक कंपनी पेंटिंग काफ़ी पॉपुलर रही जब तक इंडिया में फोटोग्राफी नहीं आ गई। तो फोटोग्राफी का इंट्रोडक्शन इंडिया में होता है 1840s के टाइम पे। तो उस वक्त तक आपको याद रखना है कि जो पेंटिंग थी वो काफ़ी पॉपुलर रहती थी इंडिया में। द पिक्टोरल इमेजेस प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश एंड इंडियंस, तो उनमें याद रखना है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मिलते हैं हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग, पोस्टर्स, कार्टून्स, बाजार प्रिंटिंग्स, ठीक है, तो इन सब से हमको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी मिलती है वो मिलती है 1857 के रिवॉल्ट की। आगे चलें। The British pictures offers images that were meant to provoke a range of different emotions and reaction। तो ब्रिटिश पिक्चर्स जो भी पेंटिंग बनाते थे वो ब्रिटिशर्स, उसमें आपको याद रखना है कि वो कितने काबिल होते थे कि वो कई तरह के इमोशंस, मतलब कई तरह की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भड़काने का काम कर सकते थे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सम ऑफ देम कोमेमोरेट द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस द रिबल्स। तो कई पेंटिंग्स में ऐसा दिखाया जाता था कि ब्रिटिशर्स को हीरो की तरह दिखाया जाता था और जो रेबल्स थे, जो बागी थे, उनको विलेंस की तरह दिखाया जाता था। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स, है ना, थॉमस जोन्स बार्कर, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ के नाम से। वो इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें ब्रिटिशर्स को हीरो की तरह दिखाया गया और जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं, उनको विलेंस की तरह दिखाया गया। Another painting of this period in memoriam by Joseph Noel Patton recorded in painting 2 years of revolt of 1857।
तो इन मेमोरियम नाम से एक पेंटिंग बनाई गई जिसको बनाया जोसेफ नोएल पैटर्न ने, है ना। तो ये पेंटिंग जो है वो 2 साल, शुरुआती 2 साल 1857 के रिवॉल्ट के 2 साल की जानकारी इस पेंटिंग में हमको देखने को मिलती है। One can see English women and children huddled in the circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death। तो ऐसा पेंटिंग्स में दिखाया जाता था जैसे इंग्लिश वुमेन जो हैं और बच्चे जो हैं उनको ऐसा सर्कल में से बंधा हुआ दिखाया जाता था कि जैसे वो बहुत लाचार हैं, बहुत इनोसेंट हैं, है ना। और उनकी बहुत बेइज्जती की गई है, उन्होंने बहुत वायलेंस सहा है और डेथ का ऐसा लग रहा है कि जैसे मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो बहुत ही मासूम तरीके से अंग्रेजों को दिखाया जाता था इन पेंटिंग्स में। दिस पेंटिंग्स ऑफ द म्यूटिनी पीरियड, तो 1857 के रिवॉल्ट की बात कर रहे हैं ये। तो दिस पेंटिंग ऑफ द म्यूटिनी पीरियड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हिस्टोरियन टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड व्यूज ऑफ द ब्रिटिश एंड द इंडियंस रिगार्डिंग दिस मेजर इवेंट। तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उस टाइम पे जो पेंटिंग्स बनी, तो ब्रिटिशर्स ने अपने तरह की पेंटिंग बनाई और इंडियंस जो पेंटर्स थे उन्होंने अपने तरह की पेंटिंग बनाई। तो इन दोनों से जो पेंटिंग्स उस टाइम की मिलती हैं उनसे दोनों का नज़रिया समझने को मिलता है कि कौन अपने आप को सही कह रहा था और कौन अपने आप को गलत कह रहा था। तो दोनों का ही नज़रिया हमको इन पेंटिंग्स की मदद से देखने को मिलता है। तो ये भी एक हमारे लिए सोर्स की तरह ही काम आ सकती हैं। Kalighat painting that come to the fore in Calcutta in 19th century depicted not only the mythological figures but also ordinary people engaged in their everyday lives। तो कालीघाट नाम की एक पेंटिंग कलकत्ता में 19th सेंचुरी में उभरती है। वो माइथोलॉजिकल फिगर्स है ना, उनके साथ साथ ऐसे लोगों, ऑर्डिनरी पीपल जो आम जनता थी, उनको भी अपने लाइफ में व्यस्त हैं, ऐसा इनकी इस पेंटिंग में देखने को मिलता था। द लेटर पिक्चर्स कैप्चर्स द सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन द कलकत्ता ऑफ दैट टाइम। तो बाद में जो तस्वीरें बनी उनमें हम ये भी देख सकते थे कि जो कलकत्ता में उस समय सामाजिक जो बदलाव हो रहे थे उनकी भी तस्वीरें हमको कालीघाट पेंटिंग के अंदर देखने को मिल रही थी। दिस पेंटिंग्स मेड अ कॉमेंट ऑन द सोशल एविल्स ऑफ द टाइम। सम ऑफ दिस पेंटिंग्स सैटिराइज सर्टेन मोड्स अडॉप्टेड बाय द पीपल ऑफ द टाइम। तो आपको ये भी याद रखना है कि उस टाइम में जो सामाजिक बुराइयां थी वो भी इस कालीघाट पेंटिंग के अंदर दिखाई गई और कई लोगों की द्वारा जो अलग अलग तरीके के नुस्खे, जो अलग अलग तरीके अपनाए गए, है ना, उनके ऊपर भी यह पेंटिंग्स कई तरह के व्यंग कसती है। तो कालीघाट पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, आपको याद रखना है। कलकत्ता में 19th सेंचुरी में ये उभर के आती है। In the last decades of 19th century, the new art movement emerged, which received its primary stimulus from the growing nationalism in India. Artists like Nandalal Bose and Raja Ravi Verma were representative of न्यू ट्रेंड। तो आपको पता है कि 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म इंडिया में शुरू हुआ, है ना, नेशनलिज्म का दौर जो इंडिया में शुरू हुआ, उसके लिए जो पेंटिंग्स, एक नई तरह की पेंटिंग का जन्म हुआ। अब लोगों ने पेंटिंग जो है वो नेशनलिज्म की भावना से प्रेरित होकर अलग अलग तरीके के देशभक्तों वाली पेंटिंग बनानी शुरू की। और इनका जो रिप्रेजेंटेटिव, इनका जो नेतृत्व कर रहे थे, है ना, इनका जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें शुरुआती जो कुछ पेंटर्स हुए उनमें नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा शामिल हैं। इन द राइज ऑफ द बंगाल स्कूल लेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू हैं, E.B. Havell, who joined the art school in the Calcutta as principal, and Ananda Kentis Kumaraswamy, some of an important Tamil political leader in Sri Lanka, played a vital role। तो आपको याद रखना है इन तीन लोगों का नाम, अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. Havell और अनंत केंतिस कुमारस्वामी। इन लोगों ने इस आर्ट फॉर्म को और भी ज़्यादा आगे ले जाने में बंगाल स्कूल में, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। Though many of the paintings of this new trend primarily focused on the themes of Indian mythology and cultural heritage। तो आपको याद रखना कि काफ़ी जो पेंटिंग्स थी इनकी, इन सारी पेंटिंग्स में जो ज़्यादातर जो फोकस किया गया वो उनकी थीम्स आपको याद रखनी है कि इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड जो भी पेंटिंग्स होती थी वो भी इनमें छपती थी, और कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि नेशनलिज्म की भावना को जागृत करना था तो इसमें इसका दोनों ही तरीका यूज़ किया गया। एक तो इंडियन माइथोलॉजी जिसमें हम धर्म से जुड़े चीज़ों को दिखाते थे, और कल्चरल हेरिटेज जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ी चीज़ों को भी हम पेंटिंग्स में दिखाते थे। दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर स्टडिंग द मॉडर्न आर्ट मूवमेंट एंड फॉर आर्ट हिस्टोरियंस। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन के पेंटिंग्स भी हमारे सामने आती हैं, किस तरह से इंडिया में मॉडर्न आर्ट आया, और आर्ट हिस्टोरियंस को भी काफ़ी चीज़ें जो सोर्सेस हैं वो इकट्ठा करने में मदद करती हैं ये पेंटिंग्स। आगे चलते हैं, और अब हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म,
और हम आ गए हैं समरी पे। ठीक है, तो आर्काइवल मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हम पब्लिक और प्राइवेट और फॉरेन रिपोजिटरीज के बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक आर्काइव्स के अंदर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स पढ़े, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स पढ़े, 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के जो आर्काइव्स हैं उनके बारे में पढ़ा। जुडिशियल रिकॉर्ड्स वो भी उनके भी बारे में हमने पढ़ा है। प्राइवेट आर्काइव्स की बात करेंगे तो हमने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑफ नोट्स, है ना, जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया में। फॉरेन रिपोजिटरीज में हमने कई सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स है लंदन में, है ना, रिकॉर्ड ऑफिस है लाहौर में, एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा है। और आज के इस वीडियो में हमने बायोग्राफीज एंड मेमोयर से शुरुआत की, जिसमें हमने अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, मिशनरीज, सिविल सर्वेंट्स जो कि 18th और 19th सेंचुरी में इंडिया में आए, एज वेल एज मेमोयर्स रिटन बाय द इंडियन लीडर्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो इनके बारे में भी हमने पढ़ा। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, ये भी हमने आज की वीडियो में कवर किया। ठीक है, जो भी पब्लिश्ड हुए इंडिया में और जो बाहर पब्लिश्ड हुए उनके बारे में भी हम लोग आज पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ओरल एविडेंस, ये भी हम लोग आज पढ़े हैं। क्रिएटिव लिटरेचर अभी पढ़ा, है ना, और पेंटिंग जो सबसे लास्ट में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर 1, ये 2 पार्ट में हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट 1 आप लोग पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पार्ट 2 ये वाला वीडियो जिसमें हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे साथ बने रहिए, हम पूरी बुक ख़त्म करने वाले हैं। इसके पैरेलल हम लोगों ने लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट कर दिया है इंडियन पॉलिटी के लिए, वो भी हम ख़त्म करेंगे साथ में। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे EC बी इन्फिनाइट के नाम से चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और भी लोगों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।